मेरा नाम रिया वर्मा है। मैं एक बंदरगाह वाले कस्बे में रहती थी, जहाँ लहरों की गूंज हमारे छोटे से घर की खिड़कियों तक आती थी। पापा सरकारी इंजीनियर थे और मम्मी स्कूल में आर्ट पढ़ाती थी। हमारी ज़िंदगी में हमेशा संगीत और रंग घुले रहते थे। पापा मुझे स्केचिंग सिखाते, मम्मी हर शाम छत पर कहानियाँ सुनाती। मेरे बीए का पहला साल था और कॉलेज की छुट्टियों में मैं समंदर किनारे स्केचबुक लेकर घंटों बैठती। उस सुबह भी वही रूटीन था। धूप हल्की थी, लहरें तेज। पापा मम्मी मेडिकल चेकअप कराने के लिए पास के ज़िले में गए थे। मैं कैफ़े में बैठकर ड्राइंग बना रही थी कि अचानक फ़ोन बजा। दूसरी तरफ से किसी अजनबी की टूटी भरी आवाज़ आई, हादसा, आपके माता पिता। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, पर अगले ही पल पुलिस कंट्रोल रूम से पुष्टि हुई, जैसे पूरा आसमान गिर पड़ा हो। मैं टैक्सी पकड़कर जिला अस्पताल पहुंची। आपातकालीन वार्ड में ठंडी सफ़ेद रोशनी के नीचे पापा निर्जीव पड़े थे, शब्द जैसे गले में अटक गए। मम्मी कोमा में थी। डॉक्टर बोले आने वाले 72 घंटे नाजुक हैं। 3 रातें मैंने आईसीयू के बाहर बेंच पर गुजारी, रोज़ भगवान से मिन्नतें करती। चौथे दिन मशीनों की बीप अचानक शांत हो गई। मम्मी भी चली गई बिना कुछ कहे। अगले हफ्ते की रस्मों में मैं जैसे लकड़ी की कठपुतली बन गई थी। रिश्तेदार आते, रोते चले जाते। मेरा मामा जो पहाड़ी गांव में रहते थे बोले, रिया यहाँ अकेले रहना मुमकिन नहीं है, हमारे साथ चलो। मेरे पास और कोई सहारा नहीं था। उनके गांव पहुंचते ही सब कुछ अजनबी लगा। ऊंचे देवदार पत्थर की पगडंडियाँ, ठंडी हवाएं। मामी ने मुझे घर के पिछवाड़े बने पुराने स्टोर रूम में ठहराया, जहाँ पहले उनके और लकड़ी रखी जाती थी। उन्होंने बस इतना कहा, साफ सफाई खुद करनी होगी। अगली सुबह उन्होंने रसोई का काम सौंप दिया। आटे का पराठा बोले, चूल्हे पर दाल रखो। उनकी आवाज़ में हुक्म ज़्यादा था और अपनापन कम था। कुछ दिन तक मैं सब कुछ चुपचाप से करती रही। पढ़ाई छोड़ने का ख्याल मुझे तोड़ रहा था। एक रविवार मैंने अपने मामा से हिम्मत करके कहा, मामा जी, मैं अपनी डिग्री पूरी करना चाहती हूँ, प्राइवेट फॉर्म भर सकती हूँ? मामा ने एक बार मोड़कर कहा, कर लो, पर कस्बे जाने की उम्मीद मत रखना, पहाड़ से ही देना होगा। मामी ने शाम को ताना दिया, कितनी किताबें पढ़ती रहोगी, घर का काम सीखो, रोटी तभी मिलेगी। मैंने चुपचाप पास की पंचायत दफ्तर से ऑनलाइन फॉर्म भरवाया और मामूली फीस देने के लिए मामी से पैसे मांगे। वो भड़क उठी, मुफ्त में खाना खाती हो, अब पैसे भी चाहिए। उसके बाद घर के सारे काम मेरे हिस्से में बढ़ गए। उनकी बेटी तन्वी, जो मेरी उम्र की थी, फ़ोन में ही हमेशा लगी रहती और मुझे आदेश देती, लकड़ी ले आओ, आंगन बाहर दो। खाने के समय सब साथ बैठते। मेरे लिए अक्सर बचे कुचे दाल रोटी ही बचते। एक दिन जब मैंने सूखी रोटी पर नमक मिर्च लगाई तो तन्वी ने मुस्कुराकर कहा, तेरी माँ होती उसे भी यही मिलता। मैं बस बर्तन धोती रही, बिना जवाब दिए। कस्बे की लाइब्रेरी के बाहर मेरा पुराना सहपाठी आयुष मिला। उसने पूछा, फॉर्म जमा किया ना, तैयारी कैसी है? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बस हाँ, पढ़ाई मुश्किल है। उस शाम घर लौटी तो मामी ने कठोर नज़र से पूछा, कौन था वो लड़का? गांव में लोग जल्दी बातें बनाते हैं। उनकी चेतावनी सीधी थी, फिर बात की तो अच्छा नहीं होगा। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि अब मैं सिर्फ अनाथ नहीं रही, एक ऐसे घर में कैद हूँ जहाँ भरोसे से ज़्यादा शक की छाया है। एक शाम मैंने अलमारी से माँ का दिया हुआ पुराना कुर्ता निकाला, वही जो उन्होंने मेरे लिए आखिरी बार खुद सिलाया था। हल्की सी खुशबू अब भी उसमें थी। बस पहनकर बरामदे में बैठी थी कि तन्वी तंज कसते हुए बोली, यहाँ शहर जैसी अदाएं दिखाने की जरूरत नहीं है, हम पर नज़ाकत मत आजमा। मैं चुपचाप उठी और कुर्ता वापस रख दिया। उसी रात मामा को अचानक जरूरी काम से दूसरे जिले जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने कहा, रिया, कोई परेशानी हो तो फ़ोन कर लेना, पर मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं था और मामी की मौजूदगी में किसी चीज़ की फरमाइश करना मुमकिन भी नहीं था। मामा के जाते ही मामी का स्वर और कठोर हो गया। सुबह तड़के उठना, नाश्ता बनाना, बर्तन मांजना, तन्वी के कपड़े धोना, हर जिम्मेदारी मेरे हिस्से आ गई। एक दिन उसी स्कूल ड्रेस प्रेस करते करते मेरी पीठ अकड़ गई। जब मैंने थोड़ा बैठने की कोशिश की तो मामी ने झाड़ू दरवाजे पर दे मारी और बोली, यहाँ रानियों की तरह आराम नहीं किया जाता, खास करके किसी बाहरी के लिए तो बिल्कुल नहीं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी शहर वाली उम्मीदें इस पहाड़ी गांव के छोटे कमरे में दबी रह जाएंगी। 3 हफ्ते बाद मामा लौटे तो उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी।
सबको बुलाकर वे देर तक चुप बैठे रहे। फिर बोले, विदेश का कारोबार पूरी तरह डूब गया है। मामी ने घबराकर कहा, हे भगवान, अब क्या होगा? मामा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे पापा का जो बंदरगाह वाला घर हमारे नाम पर है, उसे बेच दे तो शायद कर्ज चुका सकेंगे। वो घर मेरे लिए पापा की यादों का आखिरी कोना था। लेकिन मेरे मामा की आंखों में लाचारी देखकर मैंने बस इतना कहा, अगर इससे आपकी परेशानी कम होगी तो बेच दीजिए। मामा ने मेरा हाथ थामकर कहा, तुम वाकई समझदार हो। तुम्हारे पापा भी यही चाहते। अगले हफ्ते बिना मुझे घर ले जाए कागज़ तैयार हो गए। मैंने दस्तखत किए और सौदा यही गांव में निपटा लिया गया। उसी रात मामी ने पहली बार नरमी से कहा, मुश्किल वक्त में साथ देने वाला ही अपना कहलाता है। लगा शायद हालात अब सुधरेंगे, लेकिन अगली सुबह फिर से पहले जैसा, बल्कि और सख्त। अब मुझे 4 बजे उठकर कुएं से पानी लाना पड़ता। जब मैंने कहा, आज तन्वी को भी भेज दीजिए, मैं देर तक जागी थी। मामी झल्ला पड़ी, क्या तन्वी तेरी नौकर है जो तू आदेश देगी? समुद्र किनारे वाला हमारा घर अब सिर्फ पैसों का आंकड़ा बन चुका था और उस रकम का मुझे जरा भी फायदा ना मिला। एक दोपहर तन्वी की सहेली आई तो मैं रसोई में रोटियां सेक रही थी। तन्वी ने ऊंची आवाज़ में कहा, चाय ठीक से बनाना वरना सब हंसेंगे। जब मैं ट्रे लेकर पहुंची तो उसकी एक दोस्त ने हंसकर पूछा, ये तुम्हारी नौकरानी है? तन्वी खिलखिलाकर बोली, नौकरानी नहीं, अनाथ कजिन है। ये शब्द मेरे लिए चुभ गए दिल में। शाम को मैंने मामा से हिम्मत करके कहा, उस घर से जो पैसा आया है, क्या उसमें से थोड़ी मदद मुझे पढ़ाई के लिए मिल सकती है? मैं कोचिंग करना चाहती हूँ। उन्होंने बस कहा, फिलहाल सब कर्ज चुकाने में चला गया, बाद में देखेंगे। कुछ दिनों बाद मामी ने कुछ पुराने कपड़े मेरे सामने रख दिए, तेल के दाग और छोटे छोटे कट वाले। बोली, तन्वी के हैं, गर्मी के लिए ठीक रहेंगे। मैंने कहा, ये तो पहनने लायक नहीं। मामी ने तुनक कर जवाब दिया, तेरे बाग की कमाई बची होती तो नए कपड़े दिलवाते, अब इन्हीं से काम चला। मैं चुपचाप कपड़े रखकर कमरे में बंद हो गई। जिस त्याग से मैंने घर बिकवाया था, उसका प्रतिफल बस तानी और अपमान के रूप में मिला। मामा अब अक्सर खामोश रहने लगे। शायद उन्हें एहसास हो चुका कि उन्होंने मुझसे क्या छीन लिया। उनका ध्यान फिर से अपने व्यापार में लग गया। एक दिन गर्मी अपने चरम पर थी। दोपहर की धूप इतनी तेज पड़ती कि लगता पूरा गांव अंगारों पर रखा है और मैं भी पसीने से लथपथ रहती। मेरे पास पहनने को अब सिर्फ एक फीका हो चुका नीला कुर्ता था। रंग उड़ चुका दुपट्टा कई बार धुलने के बाद बस कपड़े का पतला टुकड़ा रह गया था। शाम को जब सब लोग बाहर आंगन में बैठे, मैंने हिम्मत करके मामी से कहा, मामी, अगर पुराने कपड़ों में से कुछ दे दो तो मैं खुद सिलकर पहन लूँ। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बेहुदी बात कर दी हो। फिर ठहाका मारते हुए बोली, हमारा पैसा अब तेरे फैशन पर खर्च होगा। अगली ही सुबह उन्होंने तन्वी के फटे हुए कपड़ों मेरे सामने पटक दिए। ये ले, यही पहन और नखरे मत दिखा। अच्छा नहीं लगता तो जंगल में जा बस। तन्वी पीछे से चुटकी लेकर बोली, देखो तो कपड़ों की फरमाइश भी करने लगी है नौकरानी। मैं चुप रही। माँ की कही बात याद आई कि कपड़े इज्जत नहीं, सफाई की असली पहचान है। माँ तो हर त्योहार पर मेरे लिए नए कपड़े लाती थी। घर में खुशबूदार साबुन की महक रहती थी। याद आते ही आंख भीग गई, पर आंसू किसी ने नहीं देखे। अगली सुबह जब मैंने वही पुराना कुर्ता पहन लिया तो मामी ने तीखे स्वर में पूछा, जो कपड़े दिए थे वो क्यों नहीं पहने? मैंने धीरे से कहा, पहनने लायक नहीं है। वो भड़क उठी, अब तू क्या करेगी? क्या पहनने लायक है? तेरे बाप का पैसा है, क्या हम नए कपड़े दिलाएं फिर से? उन्होंने माँ को कोसना शुरू कर दिया। तेरी माँ भी बड़ी शर्मशार थी, 2 दिन गांव में नहीं रह सकी। तन्वी हंस पड़ी, लगता है शहर की राजकुमारी बनने का शौक अभी भी बाकी है। मैं बस निगाहें झुकाकर चुप रही। 3 दिन बाद पड़ोस में शादी थी। मामी और बेटियां चूड़ियाँ, मेहंदी और नई साड़ियों में सजी। मैंने पूछा, क्या मैं भी चलूं? मामी ने ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, किस लिबास में? हमें वहाँ तमाशा बनाएगी? घर पर रह। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं रसोई में बर्तन धोने लगी। बर्तन उठाते समय हाथ जल गया, मगर आवाज़ तक नहीं निकली। कौन सुनने वाला था? रात को लौटते ही तन्वी ने बचे हुए केक का पैकेट मेरी तरफ फेंक दिया। खा ले, शादी कैसी होती है तुझे क्या पता? मैंने पैकेट देखा और वापस रख दिया। उस पल मन हुआ कि सब छोड़कर कहीं निकल जाऊं, मगर कहाँ जाती? सुबह सुबह मैंने अपनी डायरी में छुपी माँ की चिट्ठी निकाली। उसमें लिखा था कि बेटी, अपनी इज्जत कभी कम मत होने देना, चाहे हालात कैसे भी हो।
चिट्ठी को गले से लगाकर मैंने तय किया कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। अगली बार तन्वी ने फिर वे पुराने कपड़े मेरी तरफ उछाले तो मैंने ठंडे स्वर में कहा, पहनने हैं तो तुम पहन लो। मामी चीख पड़ी तभी। क्या कहा तूने? मैं उनकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं कोई चीज़ इंसान हूँ, इज्जत चाहिए तो अपनापन मत कीजिए। तन्वी चिल्लाई, माँ ये तो जवाब दे रही है। मामी ने हाथ उठाया पर मैं पीछे हट गई। मार लीजिए, मैंने कहा, लेकिन सवाल करना नहीं छोड़ूंगी। आपने मेरे पापा का घर बेचकर मुझ पर एहसान जताया, अब इज्जत की भीख मत मांगिए। कमरा सन्नाटे में डूब गया। 3 दिन तक किसी ने मुझसे बात नहीं की। चौथे दिन जब मैं रसोई में थी, तन्वी ने आते ही व्यंग भरे लहजे में कहा, तुम्हारा भाग्य खुल गया है, सरपंच का बेटा रिश्ता लेकर आया है। मामी ने अचानक कहा, तैयार हो जाओ, गांव के मुखिया का बेटा तुम्हारा हाथ मांगने आया है। अब तुम हवेली की बहू बनने जा रही हो, नौकरानी नहीं रहोगी। मैं हड़बड़ा कर बोली, ये सच है क्या? उन्होंने बिना मेरी ओर देखे ठंडी आवाज़ में कहा, हाँ, ज़्यादा सवाल मत पूछो, हमारे लिए मान की बात है। मैंने हिम्मत करके कहा, लेकिन मुखिया का बेटा आरव, उसके बारे में तो सब कहते हैं कि उसकी पहली पत्नी की मौत रहस्यमय थी। मामी झट से बोली, अपनी जुबान संभालो, उसकी बीवी कमज़ोर थी, खुद चल बसी, और तू कौन है फैसला सुनाने वाली? मैं अपने मामा जी के बड़े बेटे, जो कि मेरे भैया लगते थे, मैं उनके पास गई और उन्हें कहा, मैं उस आदमी से शादी नहीं करूँगी, ये ज़बरदस्ती है। लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे, बस बीड़ी सुलगुलाते हुए। उनकी चुप्पी किसी चीख से भी ज़्यादा डरावनी लगी। मामी ने मेरा हाथ खींचकर झटक दिया, फैसला हो चुका है, मुखिया का घर है, हमें इज्जत बढ़ानी है। मेरी बेटी के लिए तो शहर का वर आएगा, और तेरी जैसी लड़कियां यही काबू में लाई जाती हैं। मेरा दिल जल उठा। मैंने भैया के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाई, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे मत भेजिए, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, पर आरव से शादी नहीं करूँगी, वह मुझे मार डालेगा। भैया ने बस एक बार मेरी तरफ देखा, फिर नज़रें फेर ली। रात को जब मैं कमरे में लौटी तो मामी पीछे पीछे आई, दरवाज़ा बंद करके बोली, भागने की सोचना भी मत, और रस्सी से मुझे चारपाई से बांध दिया। बाहर से तन्वी और उसकी छोटी बहन खिलखिलाते हुए कह रही थी, कल दुल्हन बनेगी, आज कैदी बनी है, कितना मज़ेदार है। सुबह मामी ने दरवाज़ा खोला, उठी तो आज तेरी शादी है, हवेली चलना है। मैं कांपते हुए बोली, मुझे नहीं जाना। लेकिन उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मर जाना, पर मना नहीं करना। तभी तन्वी ने लाल जोड़ा पकड़ाते हुए ताना मारा, ये पहन ले, बाद में शायद ये भी नसीब ना हो। मैंने न नहाया न बाल संवारे, बस वही कपड़े पहन लिए। रास्ते में गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए हर मोड़ पर लगा जैसे जिंदगी का दरवाज़ा और बंद हो रहा हो। हवेली पहुंची तो एक नौकरानी ने धीमे से कहा, यही नहीं दुल्हन है? दूसरी ने फुसफुसाया, पहली तो कुछ ही हफ्तों में चल बसी थी, पता नहीं इसका क्या होगा। अंदर पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। घूंघट डाल दिया गया। मैं बेजान सी रस्में निभाती रही। मामी दूर खड़ी थी, मानो कोई सौदा पूरा कर रही हो। शादी के बाद मुझे एक बड़े से कमरे में ले जाया गया। लाल सुनहरी दीवारें, भारी बिस्तर, पुरानी तस्वीरें, सब कुछ चमक रहा था, लेकिन भीतर डर का सन्नाटा था। कुछ देर बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। साधारण कपड़ों में एक युवक अंदर आया, चेहरा गंभीर, आंखें नीचे। वह चुपचाप एक और बैठ गया और धीरे से बोला, तुम घबराई हुई लग रही हो। मैंने ऊपर से देखा, यही वो आरव था। वह ना हिचक दिख रहा था न पागल, बस शांत था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लोग बातें बनाते रहते हैं, सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा सुनाई देता है। मैं निशब्द रह गई। उसने कोई और ज़बरदस्ती नहीं की, बस अलमारी से किताबें निकाली और पढ़ने लगा। कमरे में बस अजीब सी शांति थी, डर और रहस्य से भरी, पर किसी अनचाहे सुकून जैसी। सुबह की धुंध में हमेशा हवेली किसी रहस्य की तरह छुप रही थी। शादी को अब मेरे 3 दिन हो चुके थे, पर मैंने अपने नए पति आरव को बस रात में ही देखा था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही कहीं निकल जाता और देर शाम लौटता। मैंने नौकरानी से पूछा, आरव दिन में कहाँ रहते हैं? नौकरानी ने सिर झुका लिया, मालकिन वो खेतों पर काम देखते हैं। यहाँ लोग बहुत बातें बनाते हैं, पर सच किसी को नहीं पता। एक दिन ऐसे ही गुजरने लगे। रात को आरव लौटता तो बिना किसी शोर शराबे के चाय पीते, किताबें पढ़ते और फिर सो जाते। न गुस्सा न सवाल, उसकी ये खामोशी किसी पहले जैसी थी। एक दोपहर मैंने उसके कमरे को गौर से देखा। हर चीज़ सलीके से सजी हुई थी, कपड़े करीने से मोड़े, जूते लाइन में, मेज पर पेन की नोक तक सीधी रखी गई। मैंने बस हल्के से पानी का गिलास सरकाया तो अचानक उसकी आवाज़ आई, कृपया से वहीं रहने दे। उसका लहजा कठोर नहीं,
बस विनती भरा था। तभी लगा कि ये कोई साधारण आदत नहीं, कुछ गहरा है। रात को जब वह गहरी नींद में था, मुझे अलमारी के नीचे एक लकड़ी का छोटा सा संदूक दिखा। मैंने हिम्मत करके खोला। अंदर पुराने मेडिकल फाइलें और एक डायरी थी। रिपोर्ट में लिखा था, बालपन में गहरे मानसिक दबाव का असर, पर स्थायी बीमारी नहीं। डायरी के पहले पन्ने पर बस एक वाक्य था, जब लोग सुनते नहीं तो शब्द खो जाते हैं। उन शब्दों ने मुझे झकझोर दिया था। क्या यही वजह थी वह इतना चुप है? अगली शाम आंगन में दो नौकरानियां फुसफुसा रही थी। पहली बहू बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मालकिन मतलब आरव की माँ उसे कभी पसंद नहीं करती थी। दूसरे ने कहा, आरव भैया तो सीधा लड़का है, असली डर तो उसकी माँ में है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अब सब समझ में आने लगा। ये खामोशी आरव की नहीं, उस हवेली की कहानी थी। जब भी उसकी माँ घर आती, आरव की आंखों में बेचैनी साफ दिखती। वह दरवाजे की कुंडी कई बार जांचता और खुद को कमरे में बंद कर लेता। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आरव, लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है? वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, क्योंकि सच सुनना आसान है किसी को दोषी मान लेने से। उसकी आंखों में बरसों का दर्द था। मुझे पहली बार लगा कि हवेली की दीवारों से ज़्यादा गहरी चुप उसके दिल में कैद है। और इस कहानी में असली रहस्य भी वही था, जिसे दुनिया ने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे कहा, आरव, तुम्हारी डायरी एक रात के लिए मुझे दे दो। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर हल्का सा सिर झुका दिया। उसकी नज़रें जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। तुम क्यों चाहती हो ये? उसने पूछा। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि अब ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं। तुम्हारी खामोशी को सबने कमज़ोर समझा, लेकिन अब वक्त है कि हम दोनों मिलकर सच्चाई सामने लाए। आरव ने पहली बार मेरे सामने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए जवाब दिया, डर तो मुझे बहुत पहले से लगता था, जब मैं अपनी ज़िंदगी में कैद थी। अब बस सच का डर नहीं, बस उसे छुपाने का डर है। मैंने फिर बोलना शुरू किया। तुम्हारी कहानी सुनते हुए मुझे अपनी यादें सताने लगी है। बचपन में मैं भी चुपचाप सब सहती रही। पिताजी अक्सर बाहर रहते और माँ, वो अपने दर्द में गुम थी। मैंने भी अपनी बातें किसी को नहीं कही और सबको लगा मैं मजबूत हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं भीतर से रोज़ टूटती रही। जब मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई तो लगा शायद यही ज़िंदगी है, किसी और के फैसलों में खो जाना। फिर तुम मिले आरव, तुम्हारे दर्द ने मुझे दर्द से मिलाया। मुझे एहसास हुआ कि खामोशी सिर्फ आवाज़ का नाम नहीं, एक जंग है जो हम दोनों अकेले लड़ रहे थे। आरव चुपचाप सुन रहा था। बाहर हवेली के बड़े कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन हमारे कमरे में बस दिए की लोब काँप रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कल सुबह हम सबूत जुटाएंगे। मैंने कहा, तुम्हारी डायरी में जो कुछ भी है उसे संभाल कर रखो। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी गवाही है। तुम्हारी सौतेली माँ कितनी भी चाल चले, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। आरव ने पहली बार पूरे यकीन के साथ मेरा हाथ दबाया। अब ये हमारी कहानी है, उसने फुसफुसाया, और इसे हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। उस पल मुझे लगा कि शायद मेरी और आरव की खामोशी अब सच में आवाज़ बन चुकी है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी भी साजिश से ज़्यादा मजबूत है। अगली सुबह हल्की धुंध में लिपटी हवेली किसी राज को छुपाए खड़ी थी। रात भर जागने के बाद भी मेरी आंखों में अब नींद नहीं थी, सिर्फ बेचैनी थी। आरव ने खिड़की से झांकते हुए कहा, आज बहुत कुछ बदल सकता है। उसकी आवाज़ में पहली बार उम्मीद और अनजाना डर साथ था। हम सबसे पहले उस पुराने तहखाने की ओर गए, जिसकी चाबी हमें नौकरानी गौरी ने रात को ही चुपके से दे दी थी। कहा था, मैडम, वहाँ पुराने कागज और सरपंच जी की पुरानी फाइलें हैं जो कोई नहीं खोलता। तहखाने का दरवाज़ा खोलते ही सीलन भरी हवा का झोंका अंदर आया। अंदर घुप अंधेरा था। आरव ने टॉर्च जलाई तो टूटी अलमारियाँ और मकड़ी के जालों के बीच कई बक्से पड़े थे। धूल उड़ाते हुए हमने एक भारी लोहे का बक्सा खींचा। उसके भीतर पीले पड़े दस्तावेज, पुरानी डायरी और कुछ पुराने खत मिले। एक खत पर उभरा नाम देखकर मेरा दिल धक सा रह गया, अनामिका। आरव ने फुसफुसा कर कहा, ये मेरी असली माँ का नाम है। खत में लिखा था कि अनामिका जी को जहर दिए जाने की आशंका है, और ये खत गांव के पुराने वैद्य ने उनके देहांत से ठीक 2 दिन पहले सरपंच जी को भेजा था। मैंने कांपते हाथों से खत पढ़ा। यदि समय रहते इलाज न हुआ तो अनामिका की मौत हो सकती है। दवा में मिलावट की संभावना है। आरव ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में आग थी। तो माँ की मौत भी? मैंने सिर हिलाया। हाँ, ये कोई हादसा नहीं था। तभी दीवार के कोने से एक हल्की सी खटपट सुनाई दी। हम दोनों ठिठक गए। अंधेरे में एक औरत की परछाई टॉर्च की रोशनी में उभरी।
गोरी, उसने घबराई आवाज में कहा। जल्दी बाहर चलो, तुम्हारी सौतेली माँ को शक हो गया है कि तुम लोग तहखाने में हो। हमने खत और दस्तावेज जल्दी से बैग में रखे और ऊपर आए। हवेली के आंगन में आते ही देखा सौतेली माँ सीढ़ियों पर खड़ी थी, चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। क्या खोज लिया तुम दोनों ने? उसने ठंडी नजर से पूछा। आरव ने बिना डरे कहा, सच। वो हंसी, लेकिन उसकी हंसी में बेचैनी साफ थी। सच, जिसे लोग माने भी तो कैसे? सबूत लाओगे कौन? गवाह बनेगा कौन? मैंने बैग उठाकर कहा, सबूत हमारे पास है, और गवाह भी तुम्हारी अपनी जुबान बनेगी। ये खत, ये फाइल सब दिखाएगी कि अनामिका की मौत कैसे हुई। सौतेली माँ की मुस्कान गायब हो गई। उसी समय सरपंच जी भीतर से बाहर आए। क्या हो रहा है? आरव ने गहरी सांस लेकर सारे खत और दस्तावेज उनके सामने रख दिए। सरपंच जी की आंखें फैल गई। उन्होंने कांपते हुए कागज पलटे और जैसे जैसे सच सामने आया उनका चेहरा उतरता गया। ये सब, उनकी आवाज़ भारी हो गई। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, सच्चाई अब छुपी नहीं सकती। लंबी खामोशी के बाद सरपंच जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा। तुमने? उसके चेहरे पर अब कोई भावना नहीं थी, सिर्फ ठंडा डर था। उस रात हवेली का सन्नाटा पहले से कहीं गहरा था, लेकिन मेरे और आरव के भीतर एक नया उजाला था। हमने उस अंधेरे में से एक दूसरे का हाथ पकड़ा। आरव ने धीमे से कहा, अब सिर्फ बदला नहीं, माँ के लिए इंसाफ भी मिलेगा और शायद हमारी जिंदगी को नया अर्थ। मैंने उसकी आंखों में देखा। इस रहस्य से परे भी एक और गहराई थी, एक नया रिश्ता जो दर्द और सच की आग में तपकर और मजबूत हो चुका था। रात गहरी तो हवेली में एक ठंडी सन उतर आई थी, मानो दीवारें खुद सांस रोककर खड़ी हो। बाहर बरगद की डालियों से आती सरसराहट में मुझे कोई अनजानी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। आरव मेरे पास बैठा, मगर उसका चेहरा चांदनी में अजीब सा फीका लग रहा था। तुम ठीक तो हो? मैंने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा, तो वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, माँ का सच मिल गया है, लेकिन मुझे लगता है कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ और भी है जिसे हम देख नहीं पा रहे। उसकी बात सुनकर मेरे भीतर भी वही बेचैनी लौट आई। अगली सुबह हम फिर गोरी से मिले। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वो झिझकते हुए बोली, मैडम, मैंने रात को कुछ अजीब सुना। हवेली में एक और तहखाना है जिसका जिक्र कोई नहीं करता। पुरानी हवेली के नक्शे में वो जगह दर्ज है, पर अब वहां जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। मैंने हैरानी से आरव की ओर देखा। कहा, है वो? गोरी ने धीरे स्वर में कहा, मुख्य आंगन के पुराने कुएं के पास, दरवाजा जमीन के भीतर है। फिर उसी रात हम टॉर्च और रस्सी लेकर निकले। आंगन का वो कुआं अब सूख चुका था। झाड़ियों से छुपे पत्थर हटाते ही नीचे की ओर जाती लोहे की सीढ़ियां देखी। हमने गहरी सांस ली और नीचे उतर गए। तहखाना पहले वाले कहीं से ज्यादा और गहरा और लंबा था। दीवारों पर पुरानी लकीरों से बने कुछ अजीब प्रतीक उकरे हुए थे, जैसे कोई गुप्त भाषा। अंदर की हवा में पुरानी लकड़ी और लोहे की गंध थी। आखिर में हमें एक भारी लकड़ी का दरवाज़ा मिला। आरव ने उसे धक्का दिया। दरवाज़ा चरमचार खुला और अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसके बीचों बीच पत्थर की मेज पर काले कपड़ों में लिपटी एक डायरी रखी थी। डायरी पर लाल मोम की सील थी और उस पर लिखा था, अनामिका की सच्चाई का दूसरा अध्याय। डायरी में अनामिका जी की अपनी लिखाई थी। उन्होंने लिखा था कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। सिर्फ सौतेली माँ से नहीं, बल्कि गांव के कुछ बड़े लोग भी इस साजिश में शामिल थे। उन्होंने इशारों में एक नाम लिखा, शिवराज। मुखिया जी का सबसे पुराना साथी और पंचायत का मुख्य सलाहकार था। मैंने पन्ने पलटे। यदि मेरे साथ कुछ होता है तो समझ लेना कि मेरी मौत का कारण सिर्फ घरेलू ईर्ष्या नहीं, बल्कि गांव की जायदाद और गुप्त व्यापार है। आरव ने हैरत से कहा, शिवराज तो पिताजी का सबसे भरोसेमंद आदमी है। हम ऊपर लौटे तो अचानक हवेली के पिछवाड़े से तेज कदमों की आहट आई। टॉर्च की रोशनी घुमाई तो किसी की परछाई दीवार के पीछे से गायब हो गई। कोई हमें देख रहा था, मैंने फुसफुसाया। आरव ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा। हमें अब और सतर्क रहना होगा। अगले दिन पंचायत बुलाएगी। आरव ने डायरी पंचायत के सामने रखी। अनामिका जी के लिखे शब्द सुनकर गांव में खलबली मच गई। सरपंच जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गुस्से में शिवराज को बुलाया। शिवराज पहले तो हंसने लगा, ये सब झूठ है, अनामिका पागल थी। पर जैसी डायरी के पन्ने से पुराने लेन देन और गुप्त जमीन बेचने के सबूत सामने आए तो शिवराज की हंसी गायब हो गई। गांव के बुजुर्गों ने जब दबाव बनाया तो शिवराज ने कांपती आवाज में स्वीकार किया कि उसने सौतेली माँ के साथ मिलकर अनामिका जी को खत्म करने की योजना बनाई थी, ताकि हवेली की जमीन पर गांव के पुराने जंगल की लकड़ी के काले धंधे को फैलाया जा सके। पंचायत ने कड़ा फैसला सुनाया है। शिवराज और सौतेली माँ दोनों को कानून के हवाले करने का। मुखिया जी ने आंखों में आंसू लिए आरव से कहा, बेटा,
मैंने अपने सबसे करीबी लोगों को पहचानने में देर कर दी। मुझे माफ़ कर दो। आरव की आंखों में दर्द था, पर उसने बस इतना कहा, अब सच सामने है, यही काफ़ी है। कुछ हफ्तों बाद हवेली फिर से रंग रोगान हुई। पुराने तहखानों को लाइब्रेरी और सामुदायिक केंद्र में बदल दिया गया। हमने अनामिका जी की डायरी के पहले और दूसरे हिस्से को गांव की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा, ताकि कोई और चुप्पी की सजा ना भुगते। आरव बरामदे में खड़ा सूरज को ढलते देख रहा था। अब लगता है माँ की आत्मा को शांति मिली होगी, उसने कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हमें भी अब यही हवेली डर की जगह नहीं, सच्चाई का प्रतीक है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सिर्फ अपनी नहीं, पूरी पीढ़ियों की खामोशी को तोड़ा है। हवेली के ऊपर ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी फैल गई। मुझे लगा ये रोशनी अब कभी फीकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच की ताकत हर अंधेरे से बड़ी होती है। इसी तरह अब कई साल बीत गए। हवेली अब एक पुराने डर की कहानी नहीं, बल्कि पूरे गांव की शान बन चुकी थी। नीले रंग से पुती दीवारों पर बच्चे खेलते, औरतें सिलाइयाँ कढ़ाई करने के लिए आती। लाइब्रेरी में अनामिका की डायरी हमेशा एक नए पाठक का इंतजार करती। मैं और आरव अब उसी हवेली के खुले बरामदे में बैठकर अक्सर बातें करते। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सोचा नहीं था कि जिस जगह ने मुझे बचपन में इतना दर्द दिया, वही मेरी ताकत बनेगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब ये हवेली सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे गांव की है। एक दिन लाइब्रेरी के पुराने अलमारी में एक और पुरानी किताब मिली। कवर में लिखा था अनामिका जी की आवाज़। हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। इतना सब हो जाने के बाद भी अब कोई और राज है। पन्ने खोलते ही हमें अनामिका जी का आखिरी संदेश मिला, यदि आरव ये पढ़ रहा है तो समझो कि तुम्हारे पिता एक दिन सच स्वीकार करेंगे, लेकिन याद रखना, बदले से नहीं, माफ़ी से ही इंसान पूरा होगा। आरव लंबे समय तक उस पन्ने को देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, माँ, आप हमेशा मुझसे आगे की सोचती थी। कुछ हफ्तों बाद मुखिया जी खुद आरव से मिलने आए। बाल सफ़ेद हो चुके थे, चाल धीमी, पर आंखों में एक सच्चा पछतावा था। उन्होंने आरव के सामने सिर झुकाकर कहा, मैंने समय रहते तुम्हारी माँ को बचाने की कोशिश नहीं की। मैं अपने डर और प्रतिष्ठा से बंधा रहा। आज बस एक ही चाह है, तुम मुझे माफ़ कर दो। आरव ने एक लंबा मौन लिया, फिर कहा, मैंने आपको दोषी समझा, पर माँ के शब्द याद है, माफ़ी से ही इंसाफ पूरा होगा। मैं आपको माफ़ करता हूँ, मगर शर्त यह है कि आप इस हवेली को गांव की सेवा के लिए और बड़ा बनाएंगे। मुखिया जी की आंखों में नमी थी। ये मेरा वादा है। समय के साथ हवेली एक सामुदायिक स्कूल और महिला आश्रम बन गई। गांव की लड़कियां यहाँ पढ़ाई करने आती। आरव बच्चों को किताबों के बीच ले जाता और कहानियाँ सुनाता। मैंने महिलाओं के लिए सिलाई का व्यवसाय की कक्षाएं शुरू की। अब उस जगह की हवा में न डर था न अंधेरा, बस सीखने और हिम्मत की खुशबू। हर साल अनामिका जी की पुण्यतिथि पर पूरा गांव हवेली में दीप जलाता। आरव अक्सर उनकी डायरी के पहले पन्ने को पढ़ता और बच्चों से कहता, सच को दबाने की कोशिश चाहे कितनी भी हो, सच की रोशनी हमेशा रास्ता खोज लेती है। मैंने उसकी ओर देखते हुए महसूस किया कि हमारी कहानी किसी बदले पर ख़त्म नहीं हुई। ये कहानी बन गई थी सच और माफ़ी और उम्मीद की। उस रात जब आकाश में चांद साफ चमक रहा था, हवेली की दीवारों पर लहराते दियों का उजाला साफ कह रहा था, अब यहाँ कोई राज नहीं बचा, बस वो रोशनी थी जो पीढ़ियों तक अंधेरे को हराने का साहस देती रही। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।